वेलकम टू आवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेईई के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके जनरल साइंस का सीरीज हमने स्टार्ट किया है। सीबीटी 1 में अगर हम देखें तो 30 क्वेश्चन बनने वाले हैं जनरल साइंस से और टारगेट यही है कि 30 आउट ऑफ 30 किस तरह आप स्कोर कर पाएं। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है जनरल साइंस, यहाँ से एक भी मार्क जो है मिस नहीं होना चाहिए। इस वजह से हमने अपने तरफ से बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन दिया है। इसके अलावा सीबीटी 2 में देखें तो 15 क्वेश्चन बनने वाले हैं, खास करके जनरल साइंस का जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट है यहाँ से, तो यहाँ भी टारगेट होना चाहिए कि 15 आउट ऑफ 15 आप स्कोर कर पाएं। इसी वजह से जो है बहुत अच्छे से जो है ये जनरल साइंस का सीरीज हम कैरी ऑन कर रहे हैं। सबसे पहले फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को एमसीक्यू के थ्रू जो है कवर अप करेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर लाइफ साइंस। तो इस तरह जो है जनरल साइंस का सीरीज चल रहा है। ये 11th पार्ट है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। इससे पहले 10 अलग अलग हमने वीडियो बना दिया है। प्रीवियस वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक हमने जो है सारे फिजिक्स के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। पार्ट 12 में हम जो है मिरर और लेंस के रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि एग्जाम में आपको अच्छा से यहाँ पे समझ में आ जाए। इस तरह क्वेश्चन अगर बने तो कोई दिक्कत ना हो, मिरर और लेंस के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। और पार्ट 13 जो है ये फाइनल पार्ट होगा फिजिक्स का, उसके बाद हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। और पार्ट 13 में क्या मिलेगा आपको, फिजिक्स के सारे ही न्यूमेरिकल्स जो है यहाँ पे सारे चैप्टर्स हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये फाइनल पार्ट है। जो भी अगर हम देखें फिजिक्स का जो 11th वीडियो बन रहा है, यहाँ पे जो थियोरेटिकल वाला पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले पार्ट है, वो सारे यहाँ पे हम जो है खत्म करने वाले हैं। पार्ट 12 और पार्ट 13 में आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, फिर जो है ये केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। और जितने इंटरेस्टिंग वे में हमने फिजिक्स को कंप्लीट किया है उतने ही इंटरेस्टिंग वे में जो है केमिस्ट्री भी चलेगा, लाइफ साइंस भी चलेगा। इसी तरह जो है पूरा जनरल साइंस का सीरीज हम कंप्लीट करने वाले हैं। मेक श्योर कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जरूर लाइक कर दे, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और लगातार आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाते रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एयर प्रेशर इज यूजुअली हाईएस्ट व्हेन द एयर इज। तो एयर प्रेशर जो है ये हमें हाईएस्ट कब देखने मिलता है, जब एयर कूल और मॉइस्ट हो। जब एयर कूल और मॉइस्ट होता है तो क्या होता है, एयर का डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है, तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये और ज़्यादा नीचे आते हैं, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा जो है फोर्स एक्सर्ट कर पाते हैं अर्थ में, जिसके वजह से जो है हमें खास करके जो है ये एयर प्रेशर तभी सबसे ज़्यादा देखने मिलता है जब एयर जो है ये कूल और मॉइस्ट हो। इट इज़ डिफिकल्ट टू फिक्स अ नेल ऑन ए फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम व्हिच लॉ सपोर्ट्स दिस स्टेटमेंट। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहाँ पे थोड़ा सा इससे भी डिस्कस करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे होता क्या है। तो चार दीवार के बीच में अगर हम बीच में लगा देते हैं, फ्रीली सस्पेंडेड जो है एक वुडन फ्रेम को बांध देते हैं, तो इसमें अगर हम एक नेल को फिक्स करने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा ये फ्रेम क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, हम इसे फिक्स नहीं कर पाते हैं। अगर हमें फ्रेम में अगर हमें यहाँ पे नेल को फिक्स करना है तो हमें उस फ्रेम को या तो जमीन में नीचे रखना पड़ेगा या फिर दीवार में जो है इसे हमें उसमें अटैच करके जो है ये नेल हम फिक्स कर पाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूटन्स जो है थर्ड लॉ के वजह से होता है, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन द फ्रेम इट गेट डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। तो जो भी हम फोर्स अप्लाइड करते हैं उसका जो है रिएक्शन हमें देखने मिलता है, इसी वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, जिसके वजह से ही हम फ्रीली सस्पेंडेड फ्रेम में जो है ये नेल फिक्स नहीं कर पाते हैं। Among the following has the highest entropy। तो हाईएस्ट एंट्रोपी इनमें से किसका होगा, तो एंट्रोपी का सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। एंट्रोपी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम। तो जितना रैंडमनेस हमें देखने मिलेगा, हाईएस्ट रैंडमनेस जिसमें भी बेसिकली हमें देखने मिलेगा, उसका एंट्रोपी जो है ये सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, आइस, वाटर, स्टीम एंड सैंड। और खास करके हम देखें तो स्टीम का जो है यहाँ पे एंट्रोपी जो है ये सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ज्यादा रैंडमनेस ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स देखने मिलेगा गैसेस स्टेट में एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। तो स्टीम क्योंकि यहाँ पे गैसेस स्टेट में है तो इसका रैंडमनेस सबसे ज्यादा होगा। वाटर जो है लिक्विड स्टेट में है, इसका रैंडमनेस ऑब्वियसली इससे कम होगा, गैस से तो कम ही होगा। और आइस क्योंकि सॉलिड स्टेट में है, अगेन इसका भी रैंडमनेस जो है इससे भी कम होगा, लिक्विड से भी कम होगा। तो इसका सही जवाब है ये है स्टीम। इसके अलावा सैंड जो है ये तो सॉलिड स्टेट में, इसमें भी रैंडमनेस कम होगा। तो रैंडमनेस जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगा। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3, स्टीम। When an object travel equal distance in equal interval of time it moves with a। तो यूनिफॉर्म स्पीड में ऑब्वियसली मूव कर रहा है, अगर इक्वल डिस्टेंस से कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल टाइम में तो ये यूनिफॉर्म जो है स्पीड में मूव कर रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या होगा अगर यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसका आपको सही जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। एक्सेलेरेशन यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, एक्सेलेरेशन का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेवर ऑकर्स सिंगली इन नेचर। तो इसका सही जवाब है ये है फोर्स। फोर्स कभी भी जो है ये सिंगली नेचर में जो है ऑकर नहीं करता। फोर्स अगर हम देखें इट इज ए म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है, जैसे आप एक बॉडी को पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन टू बॉडीज। तो सिंगली कभी भी नेचर में जो है ये फोर्स एग्जिट नहीं करता। बाकी सारे ऑप्शंस अगर हम देखें ये पॉसिबल है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेईई के एग्जाम देने वाले हैं, अच्छे से सारे क्वेश्चंस को करवाया भी जा रहा है,
टारगेट यहाँ है कि 30 आउट हम 30 स्कोर कर पाए एग्जाम में, CBT 1 में कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो, CBT 2 में भी उसी तरह जो है फुल आउट ऑफ फुल जो है स्कोर कर पाए। तो इसके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। इसी वजह से हमने 1100 बेस्ट जनरल साइंस के MCQs बनाए हैं, रेलवे के सारे पेपर्स को एनालिसिस किया है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद एटलीस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर ऑब्वियसली यहाँ पे बिल्डअप जरूर हो जाएगा। और इसके अलावा जो है ये 1100 जनरल साइंस के क्वेश्चन तो दिए ही हैं, साथ में जो है 1000 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन फ्री में दिए हैं इसके साथ, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के भी जो है 15 क्वेश्चन बनने वाले हैं CBT 1 में, ऑब्वियसली CBT 2 में भी वही 15 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो 30 क्वेश्चन जो है CBT 1 में जनरल साइंस से और 15 क्वेश्चन जो है बनने वाले हैं जनरल अवेयरनेस से। इसका मतलब ये हो गया कि 45 क्वेश्चन, इसका प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है और खुद को जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके अलावा NCERT क्लास 9 और क्लास 10 का बुक जरूर पढ़ लेना, काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, ठीक है। डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस तो हमने वहाँ से भी यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। ये सारे चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस और पढ़ाई कहीं भी आपको कमी नहीं करना है। NCERT के बुक्स को अच्छा से पढ़ें, बहुत बार वहाँ से देखा गया कि डायरेक्टली डेफिनेशन से जो है क्वेश्चन भी बनाए गए हैं। तो ये जो बुकलेट है सिर्फ 99 रुपीज़ में लॉन्च किया है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए, इसी वजह से 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएगा, 1100 लगभग क्वेश्चन जो है जनरल साइंस का और 1000 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का। तो यहाँ पे हम देखें तो 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएगा। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, ईमेल आईडी फ़ोन नंबर भरना है, जैसे आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं आपकी मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। मेक श्योर कि सही मेल आईडी भरे, उसी में जो है फाइल आपको भेजा जाता है। 2 बार जरूर चेक कर लेना, गलत मेल आईडी मत भरना क्योंकि फिर दिक्कत हो सकता है। चलिए आप वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। जिनको भी बुकलेट लेना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब अच्छा से पढ़ाया भी जा रहा है, बुकलेट भी लॉन्च कर दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, तो सारा चीज़ जो है किया जा रहा है ताकि यही जनरल साइंस वाला सेक्शन में जो है यहाँ पे आप कोई भी जो है नंबर मिस ना करें। खास करके NCERT के क्लास 9 और 10 के बुक्स को जरूर पढ़ें, यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे डायरेक्टली भी बनाता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट ऑन ए पीस ऑफ आयरन इज डैश फोर्स। तो इसे जो है हम कौन सा फोर्स कहते हैं, इसे नॉन कॉन्टैक्ट जो है ये फोर्स कहते हैं। अब फोर्स जो है बहुत तरह के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो खास करके जो ये मैग्नेटिक फोर्स होते हैं ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, ठीक है। क्यों, विदाउट कमिंग इनटू द टच विद द आयरन डायरेक्टली द मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ पुल ऑन इट। इसी वजह से जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। इसी तरह और एक एग्जांपल देख सकते हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्स का, जैसे मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स जैसे हम किसी दीवार को जो है या किसी ऑब्जेक्ट को हाथ से जो है ये पीछे की ओर धकेल रहे हैं, तो ये जो है डायरेक्टली कांटेक्ट में है ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये जो है कांटेक्ट फोर्स हो गया। इसी तरह जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट में लगता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो भी जो है कांटेक्ट फोर्स हो गया। मान लीजिए एक पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन एक ग्राउंड में ये खड़ा है, तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ऊपर की ओर जो है ये नॉर्मल फोर्स लगता है, तो नॉर्मल फोर्स भी जो है ये कांटेक्ट फोर्स है। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं साथ में उनके रिलेटेड चीज़ों को भी जरूर पढ़ना। जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ये वाला पार्ट में मुझे नहीं पता है तो आपको पढ़ना है। कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि ये ग्रेस जोन है, मुझे यहाँ पे और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये सारे जरूर पढ़ना है। इसी तरह जो है अब 30 आउट ऑफ 30 जो है स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में, कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है इसे हम वेलोसिटी जो है ये कहते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम एंड हैज़ ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये जो है वेलोसिटी का डेफिनेशन है। तो स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इसे हम वेलोसिटी जो है ये कहते है। द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, तो मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बेसिकली इट्स मास। तो ये जो है सिंपल डेफिनेशन से ही लिया गया है, NCERT के बुक से देखिए डायरेक्टली इस तरह के जो है क्वेश्चन लिया गया। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। अगर आप देखेंगे 30 क्वेश्चन में आप NCERT के बुक से आप डायरेक्टली 12 से 13 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसीलिए जो है प्रैक्टिस के साथ साथ NCERT के बुक्स को भी बार बार इसीलिए हम वेटेज यहाँ पे दे रहे हैं कि उनको जरूर जो है आपको करना है। परसिस्टेंस ऑफ विजन इज ए प्रिंसिपल बिहाइंड, तो इसका सही जवाब है यहाँ, इसका सही जवाब है सिनेमा। ये क्वेश्चन जो है रेलवे के पेपर से ही डायरेक्टली लिया गया है। अब परसिस्टेंस ऑफ विजन का जो है थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज बेसिकली द फेनोमेना ऑफ आई बाय व्हिच एन इमेज इज थॉट टू परसिस्ट फॉर अबाउट 25th पार्ट ऑफ द सेकेंड ऑन रेटिना आफ्टर द एक्चुअल इमेज इज फॉर्म। तो ये है परसिस्टेंस ऑफ विजन और ये जो है इट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड सिनेमा। तो ये क्वेश्चन बना है, बिल्कुल ध्यान रखना। इसके रिलेटेड कोई भी चीज़ है पढ़ जरूर लेना, क्वेश्चन बन सकता है। लेंस इज मेड अप ऑफ विच ग्लास, तो लेंस जो है खास करके किस तरह के ग्लासेस से जो है इसे बनाया जाता है, तो ये जो है फ्लिंट ग्लास से जो है बनाया जाता है। इसे जो है ऑप्टिकल ग्लास भी कहा जाता है, ठीक है। अब फ्लिंट ग्लास या फिर ऑप्टिकल ग्लास जो भी ऑप्शन में हो
वो आप बिल्कुल इसका सही आंसर दे के आना। लेकिन फ्लिंट ग्लास या ऑप्टिकल ग्लास से क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इनका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बहुत ज़्यादा होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसी वजह से जो है इसमें बनाया जाता है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट इमिट्स व्हिच रेज, तो जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो कम से कम इंफ्रारेड रेज जो है ये इमिट जरूर करते हैं। कुछ कुछ और ज़्यादा हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बेसिकली विजिबल रेज भी इमिट करते हैं, जैसे फायर हो गया, ठीक है, आग हो गया, ये विजिबल रेज भी जो है इमिट करते हैं, दिखाई देता है आपको। जैसे इंफ्रारेड जो रेज हो गए ये तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप हीट को फील कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं ये खास करके इंफ्रारेड रेज तो इमिट करते हैं। और ज़्यादा भी अगर मान लीजिए फायर से भी ज़्यादा अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है तो ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये इमिट करता है। लेकिन जनरली एवरी हॉट ऑब्जेक्ट जो है ये इंफ्रारेड जो है रेज इमिट करते हैं। ऑब्वियसली आप इसे देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं हीट को। इसके अलावा फायर हो गया, ये जो है विजिबल रे जो है ये इमिट करते हैं। फिर इससे भी अगर कुछ हॉट है तो ये जो है अल्ट्रावायलेट रेज इमिट करते हैं। तो स्पेक्ट्रम के थ्रू आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर देखेंगे लाइन में यहाँ पे इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, इस तरह है, ठीक है। तो खास करके ये बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन देखने मिल सकता है। द फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड, तो द फोर्स दैट कीप्स द बॉडी इन सर्कुलर मोशन इसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अभी देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स के जो है कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है यहाँ पे खास करके ये फोर्स जो है ये इनवर्ड की तरह जो है ये काम करता है, इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। खास करके अगर सर्कल में कोई चीज़ जो है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो यहाँ दो तरह के फोर्स लगते हैं, ठीक है। एक होता है, ये मान लीजिए सेंटर है, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है ना, ये बाहर की ओर चीज़ों को जो है ये ऐसे जो है ये फेंकने की कोशिश करता है बाहर की ओर, ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल हो गया, ठीक है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये अंदर की ओर। जैसे आप एक ट्रैक में, सर्कुलर ट्रैक में आप दौड़ रहे हैं तो देखिएगा जब आप यहाँ पे कर्व्स आते हैं तो यहाँ पे आप इनवर्ड जो है ये झुके हुए होते हैं। तो एक एग्जांपल है सेंट्रीपिटल फोर्स का। इसी तरह और भी एग्जांपल्स है जहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे ने बनाया है। जैसे अर्थ के अराउंड जो है ये मून रिवॉल्व करता है, तो ये किस वजह से रिवॉल्व करता है, ये जो है बेसिकली सेंट्रीपिटल मोशन की वजह, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, ठीक है। ये फोर्स जो है बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखता है, इनवर्ड की तरह यहाँ पे जो है ये झुके होते हैं। उसी तरह सन के अराउंड जो अर्थ जो है यहाँ पे ये रिवॉल्व करता है, सन के अराउंड अगर हम देखें अर्थ रिवॉल्व करता है, ये भी बेसिकली हम देखते हैं ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन एक्चुअली में अगर हम देखें ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है, जिसके लिए जो है आप देख सकते हैं कि सन के अराउंड भी जो है ये अर्थ रिवॉल्व करता है। तो ये सब क्वेश्चन बनेंगे तो याद रखना ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया। वॉशिंग मशीन में आप पानी डाल दो, फिर जब आप उसको घुमाओ तो आपको दिखाई देगा कि वो पानी वो बाहर की ओर जो है फेंक रहा है। तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये एग्जांपल है। व्हेन टू इक्वल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन इट इज नोन एज, तो देखिए एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहाँ से भी इक्वल फोर्स लगाया जा रहा है इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से भी जो है इक्वल फोर्स लगाया जा रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लगाया जा रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लगाया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बैलेंस फोर्स जो है ये हो जाएगा। इसी तरह जो है थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बना लेना, अगर आपको पढ़ने के बाद समझ ना आए ना, तो क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बनाया जाता है बहुत बार। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, दोनों तरफ से यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन से ये जो है फोर्स जो है लगाया जा रहा है, 2 लोग जो है एक ही डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 न्यूटन अगर फोर्स लगाया जा रहा है तो इसका जो है सम कर देंगे, 4 न्यूटन टोटल फोर्स लगाया जा रहा है। मान लीजिए ऐसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से लगाया जा रहा है 4 न्यूटन का फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों है, और यहाँ पे लगाया जा रहा है 2 न्यूटन का फोर्स। तो ये किस ओर मूव होगा, ये जो है अगर हम देखेंगे ये राइट के ओर जो है ज़्यादा, ये राइट साइड के ओर जो है ये ज़्यादा मूव होगा, क्योंकि इस साइड का फोर्स ज़्यादा है। तो इस तरह का जो है सिंपल क्वेश्चन रेलवे पूछता है, समझ में ना आए तो एक बार डायग्राम बना के जरूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं। फैथम इज ए यूनिट ऑफ, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हमने कवर अप किया था, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये छूट गया था जो आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फैथम जो है, एक फैथम, सबसे पहले एक फैथम जो है ये बिल्कुल ध्यान रखना इक्वल्स टू 6 फीट होता है, ठीक है, ये आप याद रखना, नोट डाउन करें। और एक फैथम इक्वल्स टू अगर मीटर में पूछा जाए ये भी आप ध्यान रख सकते हैं 1.8288 मीटर ये होता है, ये नोट डाउन रखना। और फैथम जो है ये और एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि फैथम बेसिकली जो है ये किसका यूनिट है, ये लेंथ का यूनिट है, ये तो आपको साथ में याद रखना ही है। और ये जो फैथम खास करके जो ये यूनिट है इसे जो है यूज किया जाता है डेप्थ ऑफ वाटर मेजर करने के लिए, ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर मेजर करने के लिए फैथम को यूज किया जाता है। सारे चीज यहाँ पे क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 1 पार्सेक इज इक्वल टू डैश लाइट ईयर, तो पार्सेक जो है ये बहुत बड़ा यूनिट होता है पार्सेक। अगर पार्सेक हम देखें खास करके इसे जो है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल बेसिकली ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए पार्सेक यूज किया जाता है। तो 1 पार्सेक इक्वल्स टू जो है कितना लाइट ईयर होता है, 3.26 लाइट ईयर जो है ये
होता है। रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल में बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ, तो रेजिस्टिविटी यहाँ पे गलत मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत करते हैं। ओम मीटर जो है इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। रेजिस्टिविटी जो है बिल्कुल पहले भी हमने रेजिस्टिविटी पार्ट 1 या 2 में, आपको पार्ट 2 में शायद हमने रेजिस्टिविटी के बारे में बताया था कि इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल जो है ये रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में डिफरेंस भी आपको बताया गया था कि डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी जो है खास करके से ओम मीटर में जो है इसे एक्सप्रेस किया जाता है। मैग्नेटिज्म इज कॉज्ड बाय द मोशन ऑफ, अगेन ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो मैग्नेटिज्म जो है अगर हम देखें इट इज बेसिकली कॉज्ड बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगेन मैग्नेट फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जो हो गया इट इज क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस और स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब स्पिन मोशन को इलेक्ट्रॉन्स से ही हमें पता चलता है कि अट्रैक्टिव होगा मैग्नेट या रिपल्सिव होगा, तो स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन से ये पता चलता है। तो खास करके अगर हम देखें मैग्नेटिज्म इज कॉज्ड बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इन पेरिस्कोप द 2 प्लेन मिरर आर केप्ट, तो पेरिस्कोप आपने देखा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा पेरिस्कोप का हम डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं ताकि आपको जो है यहाँ पे क्लैरिटी जो है ये रहे कि पेरिस्कोप किसके बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो पेरिस्कोप में जो मिरर है ना ये बेसिकली जो है पैरेलल टू ईच अदर 45 डिग्री में जो है इसे लगाया जाता है। यहाँ पे एक मिरर लगाया गया है, यहाँ पे एक मिरर लगाया गया है। तो यहाँ से अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन देख रहा है तो यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा गया तो उसे यहाँ से दिखाई देगा। तो इसका सही जवाब है ये है कि 2 मिरर को पैरेलली लगाया जाता है टू ईच अदर एट 45 डिग्री एंगल विद इट्स सरफेस, ठीक है। तो इसके सरफेस से जो है पैरेलली जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे 45 डिग्री एंगल में ये लगाया जाता है। तो पेरिस्कोप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा क्लाइडोस्कोप भी एक जो है वो भी आपको पढ़ना है। ये सारी चीज पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल देखने आपको मिल सकता है। तो पार्ट 11 यहाँ पे खत्म होता है। पार्ट 12 में ऑब्वियसली हमने जैसे बोला था लेंस और मिरर के आपके न्यूमेरिकल्स आपको देखने मिल जाएंगे। उसके बाद जो है पार्ट 13 जो है ये फिजिक्स का लास्ट पार्ट होने वाला है। पार्ट 14 से हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 13 में न्यूमेरिकल्स, ठीक है, फिजिक्स के। उसके बाद पार्ट 14 से केमिस्ट्री कैरी ऑन करेंगे। वीडियो यहीं तक था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।